कल हम आपको ये वाली कहानी समझा रहे थे। कल हम कंस्ट्रक्टर की नींव पैदा कर रहे थे और हमसे कहा था कि अगर क्लास में कोई भी टास्क परफॉर्म करने का कोड अगर आपने लिखना है तो वो आपके क्लास को किसी ना किसी फंक्शन में लिखना पड़ेगा। और जब इन लोगों ने नॉर्मल एक फंक्शन बनाया ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर में वैल्यू डालने का, ठीक, तो इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई क्योंकि ये जो नॉर्मल फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट के बनने के बाद चलता है पहला, जबकि हमें चाहिए था कल वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। दूसरा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं, जब तक इसे एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे नहीं ये चलेगा नहीं, जबकि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ऑब्जेक्ट बनते ही कुछ फंक्शन चले और वो उसके डाटा मेंबर में वैल्यूज को, इनिशियल वैल्यूज को डाल दे। तीसरा, दिस नॉर्मल फंक्शन कैन बी कॉल्ड सो मेनी टाइम, इससे तो इनिशियलाइजेशन बार बार हो जाएगा, जबकि हमने कल आपको समझाया था कि इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में केवल और केवल एक ही बार होता है। ठीक, तो फिर हमने आपसे ये कहा था कि नॉर्मल फंक्शन के थ्रू तो रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं सकती, तो और इसके बाहर जाके कोई कोड लिख नहीं सकते, तो फिर इन्होंने इस फंक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऑल्टरेशन करी और वो ऑल्टरेशन ही हमने आपको अच्छे से समझानी है। ठीक, क्या क्या ऑल्टरेशन करी? पहली जो बड़ी ऑल्टरेशन इन लोगों ने करी वो ये करी कि इसे प्रोग्रामर को एक्सप्लिसिटली कॉल करने से मना करना चाहिए। इसे प्रोग्रामर को एक्सप्लिसिटली कॉल करने से मना करना चाहिए, जिससे कि इस फंक्शन को बार बार ना कॉल किया जा सके और जिससे ऑब्जेक्ट बार बार इनिशियलाइज ना हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार होना चाहिए। तो ये रूल बना दिया गया कि जिस फंक्शन के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे उसके डाटा मेंबर में इनिशियल वैल्यू डालेंगे, आप उसे एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। तो हमें इसे कॉल करने को मना कर दिया गया कि प्रोग्रामर साहब आप इसे कॉल करोगे तो आप इसे बार बार कॉल करोगे, इसलिए आप इसे कॉल नहीं कर सकते, आप सिर्फ डिफाइन करके छोड़ दीजिए। तो हम प्रोग्रामर्स ने इस फंक्शन को अपनी क्लास में सिर्फ डिफाइन करके छोड़ दिया, क्योंकि हमसे कॉल करने की परमिशन तो छीन ली गई। तो भाई हमें नहीं परमिशन दी तो अब इसे टेक्नोलॉजी कॉल करेगी, हम तो बना के अपनी क्लास टेक्नोलॉजी को देंगे चलाने के लिए। अब टेक्नोलॉजी का रन टाइम एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी आई इस फंक्शन को चलाने की। अब वो इस फंक्शन को चलाए कैसे, क्योंकि इस फंक्शन का नाम ही उसे नहीं मालूम, और किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए उस फंक्शन का नाम मालूम होना बहुत जरूरी है। और ये फंक्शन हम सब प्रोग्रामर ने अपनी अपनी पसंद के नाम से बनाया हुआ, और टेक्नोलॉजी के रन टाइम एनवायरनमेंट को वो नाम तो मालूम ही नहीं। या तो कुछ ऐसा हो कि वो फंक्शन जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की कोशिश की जा रही है या उसके डाटा मेंबर्स में वैल्यू डालने की कोशिश की जा रही है, उसका एक कॉमन नेम होना चाहिए हर क्लास में, और वो नाम पहले से ही टेक्नोलॉजी के रन टाइम एनवायरनमेंट को बता दो तो वो उसी नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। बट ये पॉसिबल था नहीं। अब क्या करें भाई, रन टाइम एनवायरनमेंट तो इस फंक्शन को कॉल कर नहीं पाया, हमें कॉल करने की परमिशन नहीं दी, तो ये तो क्लास में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, बदबू मारेगा। अब क्योंकि फंक्शन का नाम तो आप ही ने दिया है, तो फिर तो आप ही इसे कॉल करेंगे, कोई और तो कॉल कर नहीं सकता क्योंकि आपका नाम है। लेकिन अगर इस फंक्शन को वो आपको कॉल करने की परमिशन देगा तो आप इसे बार बार कॉल करेंगे, जिससे इनिशियलाइजेशन बार बार हो जाएगा, ये समस्या थी। और अगर वो आपको इसे कॉल करने की परमिशन नहीं देता है इस फंक्शन को, तो फिर ये कॉल कैसे हो, ये भी बड़ी समस्या थी, क्लास में पड़ा रह जाएगा। तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया। बीच का रास्ता ये, क्योंकि इसका नाम तो प्रोग्रामर ने दिया है तो कॉल तो इसे प्रोग्रामर ही करेगा, लेकिन इसको कहां कहां वो कॉल करेगा ये पोजीशन पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने डिसाइड कर दिया, और एक रूल बना दिया कि इस फंक्शंस को प्रोग्रामर अपनी पसंदीदा लोकेशन से कॉल नहीं कर सकता। जहां जहां से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेगी बस वहां वहां लिख के इसे कॉल करेगा, दैट्स इट, जिससे कि ये फंक्शन हर जगह से कॉल ना हो सके और ऑब्जेक्ट बार बार इनिशियलाइज ना हो सके। तो हमसे कहा गया देखो कॉल तो आप ही करोगे क्योंकि नाम तो आप ही ने दिया है, कॉल तो आप ही करोगे क्योंकि नाम तो आप ही ने दिया है, बट कहां कहां से कॉल करोगे ये पोजीशन हम बताएंगे, आप केवल वहां वहां लिख लिख के इसे कॉल कर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप पोजीशन बता दीजिए, हम वहां लिख के इसे कॉल कर देंगे। अब
उप्स बनाने वालों को या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों को, प्रोग्रामर्स को बताना था कि इस फंक्शन को कहां कहां से कॉल किया जा सकता है। तो उन्होंने इसकी फितरत देखी, इसकी नेचर देखी। इसकी नेचर थी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। तो उन्होंने कहा जहां पे ऑब्जेक्ट बनता हो ठीक उसके सामने से कॉल करवा देते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट बनते ही ये फंक्शन चल जाएगा और उसके डाटा मेंबर्स में वैल्यू डाल देगा। बात बिल्कुल सही थी। और आप जानते ही हैं ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो होती है न्यू ऑपरेटर की। तो हमसे कहा गया भाई न्यू ऑपरेटर ऑब्जेक्ट बनाता है तो आप इस फंक्शन को ठीक इसके सामने लिख के कॉल करेंगे। हमने कहा ठीक है, जो आ गया। तो हमने अपने इस फंक्शन को ठीक इसके सामने लिख दिया। हमें क्योंकि यहीं पर लिखने की इसे परमिशन दी गई थी। लेकिन जब हमने इस फंक्शन को इसके सामने लिखा तो यहां पर न्यू ऑपरेटर ने शोर मचा रखा था कि भाई आप मुझसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना चाहते हो तो मुझे क्लास का नाम दो, क्लास का नाम दो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों को न्यू ऑपरेटर को क्लास का नाम देना था। तो उन्होंने डिसाइड किया एक काम करते हैं, ये जो फंक्शन हम न्यू ऑपरेटर के सामने कॉल करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, क्यों ना इसका नाम क्लास के नाम पर रखवा देते हैं और न्यू ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि तेरे सामने जिस भी नाम का फंक्शन आएगा तुम उसी उसी नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे। तो इसी वजह से इस फंक्शन के ऊपर दूसरी ऑल्ट्रेशन कर दी गई और रूल बना दिया गया इसका नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है। तो फिर ये रूल बन गया तो हम चेंज कर देते हैं। यहां पर भी हम कर देते हैं, हमारी क्लास का नाम है emp और इस फंक्शन का नाम यहां जाके भी हम क्या लिख देते हैं, emp। और यहां जाके भी हम लिख देते हैं emp। ठीक, अब समझ में आया इसका नाम क्लास के नाम पे क्यों रखते हैं? क्योंकि न्यू ऑपरेटर को क्लास का नाम देना था। बाकी कहानी आप जानते ही हैं। अब चलो बहुत बढ़िया, न्यू ऑपरेटर चला, ठीक है, उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका रेफरेंस आईडी बना दिया। अब न्यू ऑपरेटर का काम खत्म हो गया, अब ये फंक्शन चलाया जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये उसके डाटा मेंबर में वैल्यू डाल सकता है। और मैंने आपसे कहा था कि डाटा मेंबर को अगर आप कहीं भी एक्सेस करोगे तो आपको रेफरेंस आईडी डॉट तो लगाना ही चाहिए। बिना रेफरेंस आईडी डॉट के आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इन्हें इस ईएमपी फंक्शन को रेफरेंस आईडी देना ही पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट का, तभी वो इसे चला पाएंगे, नहीं तो वो इसे नहीं चला पाएंगे। ठीक है।
बच्चों आप सब लोग जरा अपने अपने चैट पे जाके देखो, मैंने आप लोगों को एक नंबर शेयर किया है। दिखा बेटे सबको नंबर 1? यस सर। हाँ, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप भेज के या फोन करके क्लास के बाद अपना अपना बेटे ड्यूकेट का एक आईडी ले लेना, क्योंकि आप सारे बच्चे यहाँ पर नाम से लॉगिन कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो ड्यूकेट का स्टूडेंट है या नहीं है। तो आप सब लोग अपना आईडी ले लेंगे और आईडी लेने के बाद आप सब लोग फिर अपने अपने आईडी से लॉगिन करेंगे, और अगर कोई भी नाम से लॉगिन पाया गया कल से तो हम उसको रिमूव कर देंगे। आईडी होना ही चाहिए हर हालत में, इससे हम ट्रैक कर लेंगे कि वो ड्यूकेट का स्टूडेंट है या नहीं है। तो प्लीज आप लोग आज क्लास के बाद बच्चों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ड्यूकेट को बिलोंग नहीं करते और यहाँ पे एडमिशन लेके बैठे हुए हैं, क्लास कर रहे हैं बेटे, तो वो गड़बड़ करते हैं थोड़ा सा बेटे। तो आईडी से हम पहचान लेंगे, तो आपको ड्यूकेट का सर एक आईडी दे देंगे बेटे। कल आप अपने आपको रीनेम कर लेना, आपके पास रीनेम का ऑप्शन आता है बेटे। जब जूम में आएंगे ना, तो जहां पर भी आपने नाम आ रहा है ना, आकाश लिखा हुआ आ रहा है, अभिजीत अरोड़ा लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हटा लेना है। अब ये देखो, जेबा और यश दोनों इस बैच से आना बंद कर दो। तुम्हारा मॉर्निंग का बैच था, बैकअप पूरा हो गया, मैं तुम्हें यहां से रिमूव कर दूंगा। जेबा और यश दोनों के दोनों मॉर्निंग बैच में भी बैठे होते हैं और इस बैच में भी बैठे होते हैं। अब ये दोनों इसमें आना बंद कर दो। नो सर, मैंने मॉर्निंग बैच तो स्किप कर दिया है, नितिन सर से बात हो गई थी। कब करा स्किप तुमने? सर तभी कर दिया था जब एरे चल रहा था उससे। तो एरे तक तो तुमने पढ़ लिया ना, तो एरे के बाद आना है इसमें। इसमें तो अभी उप चल रहा है। सर वो एक्चुअली मेरा ना नेट नहीं चलता था, तो मैंने नितिन सर से बात कर ली थी, मेरा कोई भी ट्यूटोरियल मतलब कंप्लीट नहीं है, बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम। अब वो तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रही होगी। नहीं सर, अब मैंने दूसरा सिम लिया है ना, तो इस वजह से। ये सब बहानेबाजी है, ये सब चालू कर दी है। मैंने नितिन सर से बात कर ली है सर। ये सब बेईमानी करते हो तुम लोग। नो सर। हेलो सारे के सारे ये सबका बहाना। ऐसी यश है, ये भी मॉर्निंग में भी आता है ये। मैम। सर एक मिनट, मेरी सुबेरे जो कंस्ट्रक्टर वाली क्लास थी ना, वो नहीं हो पाई थी। किसको पता किससे पूछ के तुमने परमिशन ली इस बैच में आने की? रूपाली मैम से। रूपाली मैम परमिशन देने वाली नहीं है सिवाय मेरे अलावा। मैं उनसे ये लॉगिन आईडी पास मैं आपको अब रिमूव कर दूंगा इस बैच से, अगर आप कल से नजर आए इस बैच में तो। ठीक है सर। आप अपना बैच कीजिए या उस बैच को छोड़िए, दोनों में से एक बैच कीजिए। आप कई दिनों से बार बार दोनों बैच कर रहे हो, जब से बैच शुरू हुआ तब से आप इसे लगातार कर रहे हो। सर बट मैं नहीं कर रही हूँ। कर रहे हो इस बैच को पैरेलली, मैं रोज देखता हूँ आपको, मॉर्निंग वाला भी ये वाला भी। सर नहीं, मैं नहीं हूँ सच में। मॉर्निंग में भी आते हो, इसमें भी आते हो, तो कोई एक ज्वाइन करो। सर मैं सिर्फ इसमें आती हूँ, मॉर्निंग में नहीं आती। आप डबल पूछते हो, अगर कोई टॉपिक रिपीट करना है तो पहले परमिशन लो और उसके बाद करो अच्छे से। पहले मुझे बताओ सर ये टॉपिक छूट गया है, और तब आओ। बिल्कुल, आप दोबारा कोई टॉपिक छूट जाता है उसे 10 बार करो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बता के कि सर ये टॉपिक छूट गया है हमें इस बैच में, या आप बता दीजिए कौन से बैच में, और कोई रिवाइज भी करना हो तो भी करो, तो भी कोई एतराज नहीं मुझे, लेकिन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे पास एटलीस्ट। आप बताओ तो सही बेटे कि आप दूसरा बैच करना चाहते हैं या कोई टॉपिक रिपीट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कर लो। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप दोनों ही बैच पैरेलली लगातार करते जाएंगे सारे, ऐसे तो फिर सारे बच्चे आ जाएंगे ना बेटा। एक दो टॉपिक को रिवाइज करने हैं, आप बिल्कुल करो, वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। छूट गया है तो भी दोबारा करो, दोबारा भी करो तो भी कोई एतराज नहीं, लेकिन बस बेटा परमिशन लेनी बहुत जरूरी है, बिना परमिशन के नहीं। ऐसे तो फिर आप पकड़े जाओगे, ऐसे सारे बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें देखा देखिएगा पूरा मॉर्निंग का बैच यहाँ पे आ गया तो इस बैच के बच्चे बाहर हो जाएंगे। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप परमिशन लो इस चीज की कभी भी, और जब भी बैच चेंज करना हो तब भी बेटा, ठीक है। चलो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप सारे बच्चे बेटा प्लीज आप लोग अपने अपने कल आईडी आप जरूर ले लेना मेरे बच्चों, और नाम से लॉगिन करना, सॉरी नाम से नहीं मेरे बच्चों, आईडी से लॉगिन करना, जिससे हम आपको ट्रैक कर सके, क्योंकि अब ऐसे नहीं पता लग रहा कि आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो आज आफ्टर द क्लास इन सर को फोन करके या व्हाट्सएप करके ड्यूकेट का आईडी ले लीजिएगा, याद से पहले कह रहा हूँ। चलो अब मैं आगे बढ़ चलता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर की तरफ, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने दोस्तों को अलाउड कर देते हैं, वो ड्यूकेट के स्टूडेंट नहीं होते और बैठ जाते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाते, इसी वजह से हम ऐसा कह रहे हैं, और अभी भी कुछ ऐसे बच्चे बैठे हुए भी हैं। चलो खैर, फिलहाल अब मैं आगे चलता हूँ बेटे।
अब देखो न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बन गया, डिब्बा बन गया, न्यू ऑपरेटर ने उसका रेफरेंस आईडी भी जनरेट कर दिया। अब ये जो फंक्शन इसके आगे चलेगा, ध्यान से सुनना, इसका काम है उसमें वैल्यू डालना, ठीक। और मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को बेटे कहीं पर भी दुनिया में आप एक्सेस करोगे तो उसके पीछे बच्चों आपको रेफरेंस आईडी डॉट लगाना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब दिस फंक्शन नीड्स द रेफरेंस आईडी, तभी ये बेटे उस डब्बे पे जा सकता है, उसके डाटा मेंबर्स में कुछ वैल्यू डाल सकता है। और आप सब जानते हैं किसी भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू पहुंचाने का बेटा जी एक ही मात्र तरीका होता है, एज ए आर्गुमेंट पास करना, ठीक है। तो फिर न्यू ऑपरेटर ने ऑब्जेक्ट बना दिया, डिब्बा बना दिया, रेफरेंस आईडी जनरेट कर दिया, पढ़ा चुका हूं। और मेरे बच्चों फिर यहां से ये रेफरेंस आईडी इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया जाता है, और ये शुभ काम भी कंपाइलर साहब करते हैं। रेफरेंस आईडी मेरे बच्चों इसके अंदर पास कर दिया जाता है। अब वो पास करेगा तो फिर कैच भी करेगा। अब आएगी असली कहानी, जैसे कल मैंने आपको बाकायदा दिस में समझाया था। और फिर कंपाइलर जिस वेरिएबल में, और मेरी क्लास का नाम तो ईएमपी है बेटे, जिस वेरिएबल में ये कैच करता है मेरे बच्चों उसका नाम भी दिस ही होता है। मैंने कहा था ना दिस काफी यूज होगा। और फिर ये अपने आप चोरी चोरी चुपके चुपके इसके पीछे दिस लगा देता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बेटे सारे इंस्टेंस डाटा मेंबर के पीछे बाय डिफॉल्ट दिस ही लगा होता है। मैंने कहा ना बिना रेफरेंस आईडी डॉट के कभी भी कोई डाटा मेंबर कहीं भी इंस्टेंस डाटा मेंबर एक्सेस नहीं हो सकता। ये सब बैकग्राउंड की कहानी है जो मैं आपको समझा रहा हूं बेटे। तो न्यू ऑपरेटर चला, उसने यहां से क्लास का नाम उठाया, मेमोरी एलोकेट कर दी, उसका रेफरेंस आईडी बनाया, फिर ये फंक्शन चलाया गया। इस फंक्शन के अंदर ये रेफरेंस आईडी एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया गया, जिसे दिस में कैच किया गया और इस सैलरी के पीछे अपने आप दिस लगाता। आप चाहो तो आप भी लगा सकते हो, बट आप कंस्ट्रक्टर में अपना दिस नहीं पास कर सकते, लाइक का इंस्टेंस फंक्शन जो कल मैंने सिखाया है। हमें अपना दिस पास करने की परमिशन मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ अभी इंस्टेंस फंक्शन में मिली है बेटे, कंस्ट्रक्टर में नहीं। और ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट दिस से ही एक्सेस होती हैं। तो आप देखो ऑब्जेक्ट बन गया, उसके डाटा मेंबर्स में वैल्यू भी आ गई, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज भी हो गया, लेकिन अभी तक हमारे पास इसका रेफरेंस नहीं आया। अब जब हमारे पास इसका रेफरेंस पहली बार पहुंचेगा तो तब तक तो ये इनिशियलाइज हो चुका होगा, इसके डाटा मेंबर्स में इनिशियल वैल्यू आ चुकी होगी। और यही तो हम एग्जैक्टली चाहते थे, यही तो हम एग्जैक्टली चाहते थे। अब ऑब्जेक्ट बन गया, इमीडिएटली ये फंक्शन चला दिया गया, उसके अंदर ये रेफरेंस आईडी पास कर दिया गया जिसे दिस में कैच किया गया, और दिस से उसके सारे डाटा मेंबर्स को यहाँ पे वैल्यू डाल दी। हाँ, अब ये रेफरेंस आईडी प्रोग्रामर को दिया जा सकता है। तो हमने कहा फंक्शन के अंदर तो हमने रेफरेंस आईडी पहुंचा ही दिया है, तो क्यों ना इस फंक्शन की आखिरी लाइन से इस रेफरेंस आईडी को रिटर्न करा दें। रिटर्न दिस ऐसे लिख देते हैं, जिससे ये फंक्शन रेफरेंस आईडी रिटर्न कर देगा और फिर पीछे प्रोग्रामर उसे एक वेरिएबल के अंदर कैच कर लेगा, जिससे जब ये पहली बार रेफरेंस प्रोग्रामर के पास पहुंचेगा लाइक दिस, तब तक तो अब जब तक पहली बार ये रेफरेंस इवन में आएगा तब तक तो डाटा मेंबर इनिशियलाइज हो चुके होंगे। यही तो हम चाहते थे कि हमारे हाथों में पहली बार रेफरेंस आने से पहले ही उसके डाटा मेंबर में कुछ इनिशियल वैल्यू आ जानी चाहिए। दैट एग्जैक्टली वी वांटेड, और वो यहाँ काम हो गया। और जब इन्होंने इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करा दी तो फिर तीसरा रूल बनाया कि यार प्रोग्रामर को मना करो कि वो इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और ना ही इसका कोई रिटर्न टाइप देगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इससे एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। और ये मैं अभी साबित करके दिखाता हूं कि इस फंक्शन से बाकायदा वैल्यू रिटर्न होती है। बड़े अच्छे से दो तरीके से आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। और फिर जब हमारे पास पहली बार रेफरेंस इवन में आएगा, अब आप इवन से सैलरी एक्सेस करके देखो, उसमें 15,000 आ चुका होगा। तो आप ना तो मेरे बच्चों ये दिस पास करेंगे, ना ही आप रिटर्न करेंगे, ये सब बैकग्राउंड में कंपाइलर करता है। तो ये तो मैं आपको सारी कंपाइलर की वर्किंग अच्छे से समझा रहा था।
तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर से वो रेफरेंस आईडी रिटर्न कराते हैं जिसे हम एक वेरिएबल में कैच कर लेते हैं और फिर हम जब चाहें इस रेफरेंस आईडी से उस ऑब्जेक्ट को जाके एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब पहली बार रेफरेंस हमारे पास आया तो देख सकते हो उसकी इनिशियल सैलरी 15,000 आ चुकी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जनाब, इस तरीके से ये 3 रूल इस पे बनाए गए। एक, इसका नाम क्लास के नाम पे रखो। एक, इसे आप अपनी पसंदीदा लोकेशन से कॉल नहीं करेंगे कभी भी, हमेशा इस फंक्शन को कॉल करने के लिए पोजीशन हमें टेक्नोलॉजी ही बताएगी। और तीसरा, आप कभी भी इससे कोई वैल्यू रिटर्न मत कराओ क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू रिटर्न करता है। हाँ, जावा में आप ब्लैंक रिटर्न लिख सकते हैं। जब आप जावा में बेटे ऐसे लिखते हो रिटर्न, केवल ब्लैंक रिटर्न, तो कंपाइलर इसके आगे ऑटोमेटिकली दिस जोड़ देता है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो कंपाइलर रिटर्न दिस जोड़ देता है। तो जावा में कंस्ट्रक्टर के अंदर ये ब्लैंक रिटर्न अलाउड है, तो इसके आगे ऑटोमेटिकली कंपाइलर दिस जोड़ देगा और आप कुछ नहीं लिखोगे तो वो रिटर्न दिस वाली लाइन पूरी इंसर्ट कर देता है। तो इस तरीके से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बना डाला जिसके थ्रू इन्होंने एक फंक्शन, स्पेशल फंक्शन बना डाला क्लास के अंदर, जिसको थ्रू इन्होंने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराया। अब मैं इसे अगर प्रॉपर ढंग से लिख दूं तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छे से लिख देता हूं, और आप चाहो तो आप खुद भी दिस लगा सकते हो, नहीं तो आपका कंपाइलर लगा देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं इसे प्रॉपर वे में लिख देता हूं बेटे, EMP। यहाँ पे आप लगाना चाहो आप भी लगा सकते हो, समझ लो आपने कंपाइलर का काम आसान कर दिया। और नहीं लगाओगे तो यही चीज कंपाइलर ऐड करेगा बेटे। ये लो बेटा, ऐसे मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। अब हम अपना मेन में आ जाते हैं बेटे, यहां पर मेन बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक इन्होंने स्पेशल फंक्शन तैयार कर दिया जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करा दिया। और मैं अब ये साबित करूंगा आपके सामने कि बकायदा एक कंस्ट्रक्टर से रेफरेंस आईडी रिटर्न होता है जिसे हम इस रेफरेंस वेरिएबल में कैच कर लेते हैं। ये हम अभी आपको बड़े अच्छे से साबित करके दिखाने वाले हैं। पर इससे पहले भी एक चीज और पढ़ा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जनाब, अब इन्होंने ये स्पेशल फंक्शन तैयार कर दिया जिसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे थे। ऑब्जेक्ट के बनते ही ये फंक्शन चला दिया जाता था, इसके अंदर रेफरेंस आईडी पास किया जाता है, फिर ये फंक्शन उसे दिस में कैच करके सारे डाटा मेंबर्स को दिस की हेल्प से एक्सेस करके उनमें वैल्यू डालता है। फिर यही फंक्शन उस रेफरेंस आईडी को रिटर्न कर देता है। और जब प्रोग्रामर के पास पहली बार रेफरेंस पहुंचता है तब तक तो उसके डाटा मेंबर इनिशियलाइज हो चुके थे। यही हम चाहते थे और इसी स्पेशल फंक्शन का नाम दिया गया कंस्ट्रक्टर। और यही मैंने लिखवाया था बेटे कि कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास व्हिच आर यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। अब उन्होंने मेरे बच्चों इस स्पेशल फंक्शन को कंस्ट्रक्टर का नाम क्यों दिया, जरा इस बारे में अब हम अच्छे से आपसे बातें करेंगे। ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टर वर्ड इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्सर हम एक बिल्डर को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। देखो, कंस्ट्रक्ट माने कुछ भी पैदा क्रिएट करना और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाला। इंग्लिश एक सिखाऊं, हमारी मैडम जब कभी हमें इंग्लिश सिखाती थी, हम छोटे थे, तो वो कहती थी जिन भी इंग्लिश के वर्ड के सामने टर अर की साउंड आए समझ जाओ वो उस काम को करने वाला। जैसे डायरेक्ट माने दिशा देना, डायरेक्टर दिशा देने वाला। प्रोड्यूस माने पैदा करना, प्रोड्यूसर पैदा करने वाला। एंड दैट इज व्हाट, जितने भी आप ऐसे इंग्लिश के वर्ड पढ़ते हैं जिनके आगे टर की साउंड आए वो उस काम को कंस्ट्रक्ट और क्रिएट करना। कंस्ट्रक्ट माने कुछ क्रिएट करना, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाला। और रियल लाइफ पे हम इसे बिल्डर को कहते हैं। जो बिल्डिंग बनाता है उसे हम कहते हैं भाई ये आदमी कंस्ट्रक्टर है, बिल्डिंग बनाता है। कितना झूठ बोलते हैं उसको, वो आदमी तो बिल्डिंग बनाने के लिए एक ईंट भी इधर से उधर उठा के नहीं रखता। बेटे बिल्डिंग तो एक्चुअली में लेबर बनाती है, मजदूर बनाते हैं। बिल्डिंग तो एक्चुअली में लेबर बनाती है, मजदूर बनाते हैं, है कि नहीं बेटा? तो फिर मजदूरों को कहना चाहिए कंस्ट्रक्टर, इस आदमी को क्यों कहते हैं कंस्ट्रक्टर? ठीक है, अब ये भी सुनो बेटे, ठीक है बिल्डिंग मजदूर ही बनाते हैं, लेकिन अगर ये आदमी ना हो तो उन मजदूरों को कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
उनका कोई वजूद नहीं है। उन्हें जमीन कौन खरीद के देगा? यही आदमी। उन्हें सारा मटेरियल कौन ला के देगा? यही आदमी। सारा पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? यही आदमी। जब ये होगा ही नहीं तो मजदूर क्या करेंगे? तो एक्चुअली में देखा जाए कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज हेल्पिंग आउट द लेबर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। ये सिर्फ हेल्प करता है, ये खुद क्रिएट नहीं करता, और इसके बगैर बिल्डिंग क्रिएट भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए इन्होंने उस आदमी को कहा कंस्ट्रक्टर। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। हमारे यहाँ जो मजदूर वाला काम है वो न्यू ऑपरेटर करता है। ऑब्जेक्ट की बिल्डिंग तो न्यू ऑपरेटर बनाता है, लेकिन अगर इसके सामने ये फंक्शन ना लिखा हो तो न्यू ऑपरेटर को कभी पता ही नहीं लगेगा कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसका मतलब भी क्या हुआ? ये जो स्पेशल फंक्शन है, दिस स्पेशल फंक्शन इज हेल्पिंग आउट, दिस स्पेशल फंक्शन इज हेल्पिंग आउट अ प्रोग्रामर फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो स्पेशल फंक्शन है ये एक्चुअली में न्यू ऑपरेटर की भी हेल्प कर रहा है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ना कि ऑब्जेक्ट ये खुद बनाता है। इसका काम तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। इसी वजह से इन्होंने इस फंक्शन को भी क्या कह दिया? कंस्ट्रक्टर। जबकि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट तो न्यू ऑब्जेक्ट बनाता है, न्यू ऑपरेटर बनाता है, मगर न्यू ऑपरेटर का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं अगर ये सामने फंक्शन ना लिखा हो तो। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो इस तरीके से ये 3 रूल बना दिए जाते हैं और स्पेशल फंक्शन को नाम दिया जाता है कंस्ट्रक्टर। गॉट इट? अब यहां पर कंस्ट्रक्टर को लेके एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है जावा में स्पेशली। हमने कहा था जावा में क्लास के फंक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या आप में से कोई बता सकता है बेटा कौन सी है वो 2 कैटेगरी? मैं बड़े अच्छे से पढ़ा के आया हूँ, सिखा के आया हूँ। अगर कोई घर जाके पढ़ता हो, पिताजी माताजी का पैसे खराब ना करता हो, कोई बता सकता है आप में से? कि क्लास के फंक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था जावा में। स्टैटिक इंस्टेंस सर इंस्टेंस और स्टैटिक। स्टैटिक और इंस्टेंस इंस्टेंस और स्टैटिक, सिंपल। और देख लो कोई नहीं पढ़ रहा। पता नहीं, अगर आप सामने होते तो मैं आपको जरूर समझाता बेटे। इस समय पापा से बात करना जो तुम्हारे इस लॉकडाउन में भी तुम्हारी फीस को बेयर कर रहे हो, जहां किसी की इनकम नहीं है इस वक्त। कितना प्रेशर है, और अगर आप ऐसे टाइम पे भी उनका साथ नहीं निभा सकते मेहनत करके, पढ़ाई करके, तो आपको उनका बेटा या बेटी होने पे भी लानत है। कितने घर उजड़ गए हैं, कितने लोगों के खाने के वांदे हो गए हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, और ऐसे में भी आपके पेरेंट्स आपको पैसे देके पढ़ा रही हैं। कम से कम उनकी मेहनत की तो लाज रख लो। कम से कम रोज जो मैं पढ़ाता हूँ उसे घर जाके प्रैक्टिस तो कर लो। कम से कम मेरे रूल तो फेयर कर लो। मुझे नहीं लगता एक आदमी भी मेरे रूल जो रूल बुक में जाके रोज लिखता होगा और उसे अगले दिन रिवाइज करके आता होगा। ये दुनिया गोल है, जिंदगी भर इसी एज में नहीं रहोगे, घूम फिर के वापस भी आओगे, घूम फिर के वापस भी आओगे। इसी एज में तुम्हारे भी चिल्ड्रन होंगे, और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितनी मेहनत करके आते हो, कमर तोड़ते हो, और वो ऐसे पैसे उड़ा देते, तब शायद रियलाइज होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए था। अभी तो क्लास डिजाइनिंग खत्म करिए, मिनट से पहले सारे के सारे एक सुर में बोलने चाहिए थे। सर इंस्टेंस डाटा मेमोरी स्टडीज में कोई पूछने वाली बात है? सारे के सारे शांत। सच में अगर इस समय मेरी ऑफलाइन क्लास हो गई होती ना बेटा, सच में तुम्हारी तो मैं खाल उतार देता। इतना जालिम हूं मैं क्लास के अंदर, खाल उतार देता मैं तुम सबकी, अगर तुम उस समय मेरे सामने क्लास में हो। बहुत किस्मत अच्छी है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। बच्चे क्लास में डायपर पहन के आते थे मेरी। पढ़ना तो पड़ेगा, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम सामने नहीं हो तो तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, मगर समझा सकता हूं। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फादर, क्योंकि भारत में कहा गया है गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु को मिलता है। तो गुरु का काम केवल पढ़ाना नहीं है, एक अच्छा रास्ता दिखाना भी होता है।
तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ पूछूं तो मुझे सबसे आवाज चाहिए फौरन। प्लीज पढ़िए, मेहनत कीजिए, बनाइए, अभी जल्दी ही असाइनमेंट का दौर शुरू हो जाएगा। ये छोटी सी चीज नहीं बता पाए, बताओ। चलो अब इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि जावा में जो कंस्ट्रक्टर है तो ये क्लास के अंदर का ही पार्ट, बिल्कुल क्लास के अंदर का फंक्शन है। तो बताइए ये स्टैटिक माना जाएगा या इंस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि जावा ने क्लास के फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है मेरे बच्चों। तो क्या ये स्टैटिक में कंसीडर होगा, क्या ये मेरे बच्चों इंस्टेंस में कंसीडर होगा? बता सकते हो, क्या कहते हो? स्टैटिक में। चलो एक बच्चा कहता है स्टैटिक, और बताओ शाबाश। स्टैटिक। स्टैटिक, चलो गुड। चलो अधिकतर बच्चे कहते हैं स्टैटिक, गुड, उन्होंने जवाब। चलो कुछ लोग इंस्टेंस भी कहते हैं। पता है जब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो दोनों ही केस में आपको हराने की कोशिश करेगा। पता है कैसे मेरे बच्चों? आपने बोला स्टैटिक, चलो मान लिया, वो कहता है स्टैटिक है तो इसमें दिस कैसे यूज हो रहा है? स्टैटिक फंक्शन में तो दिस आता ही नहीं, कभी मैं नहीं पढ़ाया आपको, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटे कि स्टैटिक फंक्शन में तो आप दिस नहीं यूज कर रहे, इसमें तो दिस यूज हो रहा है। वो कहेगा यार ये तो स्टैटिक हो नहीं सकता। बात तो सही है मेरे बेटे। अगर आप कहते हो इंस्टेंस तो वो कहेगा इंस्टेंस है तो रेफरेंस आईडी डॉट से चलना चाहिए, ये तो डायरेक्ट चल रहा है बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प के, बिना किसी रेफरेंस आईडी हेल्प के डायरेक्ट चल रहा है। जबकि स्टैटिक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा स्टैटिक फंक्शन ही डायरेक्ट चल सकता है, इंस्टेंस फंक्शन तो बिना रेफरेंस आईडी डॉट के चल ही नहीं सकता। तो क्या किया जाए? तो वो दोनों ही केस में हराएगा, लेकिन आप आंसर देंगे जो आप बच्चे कुछ बच्चों ने बताया बिल्कुल सही। जावा में बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स को स्टैटिक माना जाता है क्योंकि हम इससे बिना किसी रेफरेंस आईडी डॉट के डायरेक्ट चलाते हैं। फिर वो कहेगा इसमें दिस कैसे आ गया, तो दिस तो मैंने बता ही दिया, एज ए आर्गुमेंट पास किया गया, बट तभी तो इसे स्पेशल कहा गया, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। नॉर्मल स्टैटिक फंक्शन में दिस अलाउड नहीं है, तभी तो हम इसे स्पेशल कह रहे हैं कि इट्स अ स्पेशल फंक्शन ऑफ अ क्लास व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट इन जावा कंस्ट्रक्टर्स आर ट्रीटेड एज ए स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर को मेरे बच्चों हमेशा स्टैटिक फंक्शन माना जाता है जावा के अंदर, याद रखना। चलो अब देखो भाई, अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई अच्छे से, अभी वो बाकी है कि ये रेफरेंस आईडी रिटर्न करता है, अभी बेटा ये साबित करना बाकी है। बट मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया कि कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों ने या ऊप्स बनाने वालों ने इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाया था। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाया था, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। बट प्रोग्रामर्स ने इस कंस्ट्रक्टर को मल्टीपर्पस बना दिया। आज का प्रोग्रामर मेरे बच्चों इस कंस्ट्रक्टर के अंदर नियर अबाउट 200-300 लाइंस लिखता है। अरे भैया ऐसे क्या बही खाते लिख रहा है? क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसमें कोड लिखोगे तो जितने डाटा मेंबर्स होंगे उनको इनिशियलाइज करने का कोड आ जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि इसका काम है डाटा मेंबर्स में वैल्यू डालना। अब एक क्लास में कितने डाटा मेंबर होंगे? 10, 20, 25, 30 हो सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन फिर इसमें 200-250 लाइनों में क्या रामायण महाभारत लिखता है भाई प्रोग्रामर्स के अंदर? यानी कि हमारा आज का प्रोग्रामर इसकी फितरत को देखते हुए, इसकी नेचर को देखते हुए बेटे इसमें कहीं ना कहीं और भी टास्क परफॉर्म करता है। प्रोग्रामर ने इसे कहीं ना कहीं मल्टीपर्पज बना रखा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक दुकानदार ने या एक फैक्ट्री में चक्कू बनाया गया था सब्जी काटने के लिए। अब आप उससे सब्जी तो घर में काटते हुए गुस्से में आए तो किसी के पेट में घुसा के उसके तलिया भी काट देते, तो आपने चक्कू को बना दिया मल्टीपर्पज। अब बेचारी फैक्ट्री ने तो ये सोच के कभी नहीं बनाया होगा, उसने तो बनाया था कि इससे चक्कू का इससे सब्जी काटी जा सके, है कि नहीं? अगर हमारे घर के अंदर कहीं पेचकस ना मिल रहा हो तो भी वो काम किससे कर लिया जाता है? चक्कू से। कुछ लोग तो अपने नाखून भी काट लेते हैं, वो भी चक्कू से, है ना। बोतल के ढक्कन खोलना, उसकी सील ब्रेक करनी हो तो भी चक्कू यूज होता है। तो देखो हमने चक्कू को कैसा मल्टीपर्पज बना रखा है, जबकि फैक्ट्री वालों ने बनाया था इसे सिर्फ एक पर्पस के लिए, सब्जी काटने के लिए, बट हमने इसे 50 जगह यूज कर लिया। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर कि ऊप्स बनाने वालों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया था सिर्फ ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, बट आज का प्रोग्रामर इसमें बहुत सारे और भी काम करता है। और आप बनने वाले तो अच्छे प्रोग्रामर ही हैं बेटे, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि कैसे इसमें और भी टास्क परफॉर्म की जा सकती है, जिससे आप इस कंस्ट्रक्टर का प्रॉपर मेरे बच्चों यूटिलाइजेशन कर सको। ठीक, तो सुनो,
क्या कहता है प्रोग्रामर भी। पहला, प्रोग्रामर ने एक पॉइंट नोटिस किया कि ये कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक बार चलेगा। ये कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक बार चलेगा। एम आई राइट? बिल्कुल सही। तो ऐसा कोई काम जो ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में आप केवल एक बार करना चाहते हो तो भी इस कंस्ट्रक्टर को यूज करो। तो लिखो इसका पहला रूल, प्रोग्रामर की डेफिनेशन वाला पहला रूल, कि इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी टास्क if you want to perform any task देखो, if you want to perform any task only once, if you want to perform any task only once in the life cycle of an object, in the life cycle of an object, then also use constructor. Then also use constructor. ठीक। अब देखो, अगर आप चाहते हैं अपनी क्लास के सारे ऑब्जेक्ट को सर्टेन कॉमन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना, लाइक मेरे बच्चे, आप चाहते हैं जैसे हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बने, वन डाटाबेस कनेक्शन शुड बी रेडी फॉर दैट ऑब्जेक्ट, वन नेटवर्क कनेक्शन शुड बी रेडी फॉर दैट ऑब्जेक्ट, वन जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शुड बी रेडी फॉर दैट ऑब्जेक्ट। आप चाहते हैं ये सारे रिसोर्सेज मेरे ऑब्जेक्ट के पैदा होते ही मेमोरी में आ जाएं सो दैट ये ऑब्जेक्ट इन्हें यूज कर सके। तो अगर आप अपनी क्लास के सारे ऑब्जेक्ट को सर्टेन कॉमन रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने का सारा कोड भी आज हम कंस्ट्रक्टर में ही लिखते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को तो इनिशियलाइज करते ही करते हैं, साथ साथ ये सारी टास्क भी हम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी लिखो बेटे एक प्यारा सा रूल, इफ यू वांट टू प्रोवाइड, if you want to provide certain common resources if you want to provide certain common resources to the each object of your class, like to the each object of your class, like database connection, network connection, comma creating a GUI, etc. Then put the code of these resources, then put the code of these resources into the constructor. Then put the code of these resources into the constructor. ठीक है, तो इन सब रिसोर्सेज को क्रिएट करने का कोड भी बेटे आप अपने कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको मेरे बच्चों बढ़िया सी चीज एक साबित करके दिखाता हूँ ये चीज, क्योंकि आप जब भी किसी से कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्टर रेफरेंस आईडी रिटर्न करता है तो वो लड़ने मरने को आ जाता है, तो आपको उसे साबित करके दिखाना होगा कि सच में कंस्ट्रक्टर एक रेफरेंस आईडी रिटर्न करता है। ठीक, अब मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा दो तरीके से, फिर चलते हैं हम कंस्ट्रक्टर के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है बेटा, चलो तो अब मैंने डेफिनेशन भी बता दी, प्रोग्रामर वाली डेफिनेशन भी बता दी है। अब मैं आपको ये साबित करके दिखाता हूं कि सच में कंस्ट्रक्टर रेफरेंस आईडी को रिटर्न करता है, जिसे हम एक रेफरेंस वेरिएबल में कैच कर लेते हैं। लेट्स सी। पहला तरीका, मैंने एक काम किया बेटे, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जानते ही है रेफरेंस आईडी आता ही है, जिसे दिस के रूप में हमें मिलता है, दिस हम खुद भी लगा सकते हैं बेटे। तो मैंने लिखा बेटा एसओपी, इसके अंदर दिस यहां प्रिंट कराया। उसके बाद फिर मैंने यहां पर भी लिखा मेरे बच्चों एसओपी E1। चलो अब आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, देखें कितने बच्चे बता पाते हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी प्रिंट कराते हैं तो बता सकते हो क्या प्रिंट होता है? कई बार पढ़ा चुका हूं। क्लास नेम, उसके बाद शाबाश। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल कोड। क्या क्या क्या, दोबारा बोलो। क्लास नेम, फिर एट द रेट, करेक्ट। At sir, at. तो पेड़ में ना चक्कू घुसा दूंगा, चक्कू। सॉरी सर। लाल पटेल ऐड बोलने की कोशिश कर, याद कर, वरना कटा है कंपनी में बहुत हंसेंगे तेरे ऊपर। तो सबसे पहले क्या आता है? क्लास का नाम, बिल्कुल सही। दूसरा एट सिंबल, और तीसरा क्या आता है? अल्फा न्यूमेरिक कोड, जो कि ऑब्जेक्ट के हैश कोड का हेक्साडेसिमल होता है। लिखवा रखा है ये रूल, आपके पास नोट्स में है प्रॉपर, तो इसे याद कर लो। आगे आने वाले कई सारे टॉपिक्स में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में? तो सुनो बेटे, जब मैंने ये प्रोग्राम चलाया तो सबसे पहले इस दिस से, क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद उसका रेफरेंस आईडी इसमें आया, और फिर इस दिस में सबसे पहले इस दिस का रेफरेंस आईडी प्रिंट होता है। उसके बाद जो वैल्यू दिस ने प्रिंट करी वही वैल्यू E1 ने प्रिंट करी। इसका मतलब वो वैल्यू E1 में आने से पहले इस वाले फंक्शन के अंदर मौजूद थी। मेरी बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? क्योंकि पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चल रहा है और उससे दिस प्रिंट होता है, उसके बाद जो वैल्यू दिस प्रिंट करता है वही वैल्यू E1 प्रिंट कर रहा है। तो ये तो श्योर हो गया कि E1 में जो वैल्यू आई है वो E1 में आने से पहले इस फंक्शन के अंदर मौजूद थी, दिस के अंदर। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये इस फंक्शन से बाहर निकाली गई होगी, तभी E1 में आई है। और किसी फंक्शन से कोई वैल्यू बाहर निकालने का मात्र एक तरीका है, रिटर्न। ये साबित होता है कहीं ना कहीं इस फंक्शन से ये दिस रिटर्न किया गया है, तभी इसी E1 में आया, नहीं तो नहीं आता, क्योंकि पहले दिस प्रिंट होता है, बाद में E1 प्रिंट होता है। इसका मतलब जो वैल्यू E1 प्रिंट कर रहा है वो वैल्यू E1 में आने से पहले फंक्शन के अंदर मौजूद थी। तो इसका मतलब ये फंक्शन से बाहर निकाली गई तभी E1 के पास आया होगा। और फंक्शन से कोई भी वैल्यू बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है क्या? वो है रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन से कोई भी वैल्यू बाहर निकालने का मात्र एक तरीका है, वो है रिटर्न। इसका मतलब ये दिस यहां से रिटर्न किया गया। तो पहला तो हमने ये साबित करने की कोशिश करी अच्छे से, क्योंकि पहले दिस वाली वैल्यू प्रिंट होती है और बाद में E1 वाली। तो ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो वैल्यू E1 प्रिंट हो रही है वो पहले E1 में आने से पहले इस फंक्शन के अंदर मौजूद थी। तो इसका मतलब ये फंक्शन से बाहर निकाली गई होगी तभी E1 में आई है। और किसी फंक्शन से कोई भी वैल्यू बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है, वो है रिटर्न, वो है रिटर्न। तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर की आखिरी लाइन से ये वैल्यू रिटर्न होती है। आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? अब दूसरा तरीका, एक और शानदार चीज मैं अब आपको सिखाता हूं। ये देखो जरा, मैं साथ साथ शो फंक्शन के थ्रू सैलरी प्रिंट भी करा रहा हूं।
और यहाँ पर सैलरी में बकायदा वैल्यू भी डालनी। अब चाहूं तो दिस लगा दूं, चाहे ना लगाऊं, मर्जी मेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कंपाइलर लगा देगा। अब जरा ध्यान से देखना बेटे, मैंने लिखा यहां पर एक प्यारी सी लाइन NEW न्यू, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये लिखा। तो आप सब जानते हैं न्यू से ऑब्जेक्ट बनेगा, सैलरी पैदा हो जाएगी, फिर वो रेफरेंस कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कंस्ट्रक्टर वहां से 15,000 डाल देगा और फिर इस EMP से एक रेफरेंस आईडी रिटर्न होगा। ये मैं साबित कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इस EMP के आगे डॉट लगा के SALARY सैलरी को प्रिंट कराने की कोशिश करी SOP में लिख के। लाइक दिस। अब जरा ध्यान से देखना, ये लाइन चलते ही ये देखो सैलरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक इंस्टेंस डाटा मेंबर है और मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया कि इंस्टेंस डाटा मेंबर बिना रेफरेंस आईडी डॉट के एक्सेस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो इतना हिस्सा है, इतने हिस्से से मुझे रेफरेंस आईडी मिल रहा है, एम आई राइट? और इतने हिस्से से अगर रेफरेंस आईडी मिल रहा है तो इससे साबित होता है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फंक्शन से रेफरेंस आईडी जो रिटर्न हुआ था उस पर हमने फर्दर डॉट लगा के सैलरी एक्सेस कर दी। दैट्स इट। तो इसका मतलब ये तो तय हो रहा है कि ये जो इतना हिस्सा है ना, इतना हिस्सा ये वाला ये इतना हिस्सा यहां से लेके यहां तक का हिस्सा जो है, यहां से लेके ये इतना हिस्सा जो है हमारे पास, इसको अगर मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूं लाइक दिस, तो इतने हिस्से से हमें कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक रेफरेंस आईडी। तभी डॉट लगा के सैलरी आगे चल रही है, क्योंकि इंस्टेंस डाटा मेंबर बिना रेफरेंस आईडी डॉट के नहीं, इसका मतलब इस फंक्शन से वो रेफरेंस आईडी रिटर्न होता है। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जो पैदा होते ही आपने उसके रेफरेंस आईडी को डायरेक्ट डॉट लगा के एक्सेस कर लिया, बट इसका रेफरेंस आपके पास आपने होल्ड करके नहीं रखा। अब आप दूसरी लाइन में जैसे ही नीचे आओगे आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को अपने पास संभाल के इसका रेफरेंस रखा ही नहीं। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको पैदा करते ही आप सीधा उसे यूज कर लेते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम जावा में एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आप रीयूज ना करना चाहते हो उसे हमेशा एनोनिमस बनाना चाहिए। तो अब आप ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में है, ये रैम में पड़ा है, उसमें सैलरी भी आ गई, 15,000 भी आ गया, प्रिंट भी हो गई वो सैलरी, बट नाउ यू कैन नॉट रीच टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए रेफरेंस होना चाहिए और वो आपके पास है ही नहीं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे आप बनाते ही यूज कर लेते हैं, समझ लो यूज एंड थ्रो वाला पेन, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जावा में हम 4 चीजें आपको एनोनिमस पढ़ाएंगे, याद रखना, और जो भी चीज हम आपको एनोनिमस पढ़ाएंगे समझ जाना आप उसे जावा में रीयूज नहीं कर पाएंगे। तो एनोनिमस का मतलब यही होता है। तो सुनो, अगर आप अपनी जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट को केवल उसकी लाइफ साइकिल में एक ही बार यूज करना चाहते हैं, उसे अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार रीयूज करना नहीं चाहते हैं, तो हमेशा उसे एनोनिमस बनाना चाहिए। लेट अस सपोज मैं लिखूं EMP E1 न्यू EMP और E1 को सिर्फ एक ही बार यूज करूं और पूरे प्रोजेक्ट में फिर दोबारा E1 को यूज ना करूं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस E1 के पास है। तो हमारा गार्बेज कलेक्टर जो है इसकी मेमोरी JVM की कभी भी फ्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास आपका रेफरेंस मौजूद है। जब तक आपके प्रोग्राम में किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, JVM उसे खाली उसकी मेमोरी को फ्री नहीं कर सकता, चाहे आप उसे यूज करें या ना करें। तो जब आपको ऑब्जेक्ट को रीयूज करना ही नहीं बेटे, तो इन दैट केस हमेशा एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाने चाहिए। तो इस समय एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट मेमोरी में आ गया है, उसके अंदर सैलरी भी है, 15,000 भी है, बट हम उसके पास दोबारा नहीं जा सकते। और ये बड़े अच्छे से साबित हो रहा है कि EMP से बकायदा रेफरेंस आईडी रिटर्न हो रहा है, तभी डॉट लगा के सैलरी चलता, नहीं तो चलता ही नहीं बेटे। जब तक ये EMP रेफरेंस आईडी रिटर्न ही नहीं करेगा तो डॉट लगा के आप सैलरी एक्सेस ही नहीं कर सकते। सिमिलरली अब ये देखो, मैंने लिखा न्यू, फिर से EMP और मैंने डॉट लगा के यहां पे बकायदा शो फंक्शन कॉल कर दिया, और शो भी इंस्टेंस फंक्शन है, ये भी बिना रेफरेंस आईडी डॉट के नहीं चलता और ये भी चल जाएगा। तो यहां से न्यू से ऑब्जेक्ट बना,
इसके अंदर गया, फिर यहां से रेफरेंस आईडी रिटर्न हुआ, उससे डॉट लग के शो चला, फिर वही रेफरेंस आईडी शो में गया दिस के अंदर, और दिस से ये सैलरी प्रिंट हो गई और ये दूसरा एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब फिर से ये बात साबित हो रही है कि न्यू ईएमपी से एक रेफरेंस आईडी रिटर्न हो रहा है, उसे फर्दर डॉट लगा के शो चला रहे। तो सैलरी भी क्लास का इंस्टेंस डाटा मेंबर है और शो भी क्लास का इंस्टेंस फंक्शन है, और दोनों ही चीजें बिना रेफरेंस आईडी डॉट के एक्सेस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ईएमपी फंक्शन से एक रेफरेंस आईडी रिटर्न होता है और उसी पे ये शो और सैलरी चलाई जाती है। आगे हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से? ठीक है जनाब। तो ऐसे होती है आपकी कहानी। हेलो हेलो। चलो बच्चों, मेरा ऑफिस से फोन आ गया था, फिर कोई नए बच्चे के बारे में। चलो खैर, फिलहाल अब मैंने आपको मेरे बच्चों दो तरीके से ये साबित करके दिखा दिया, और ये दो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन गए है ना। यूज एंड थ्रो है बेटे, दोनों हीप में पड़े हैं, दोनों की सैलरी में 15,000 आ चुका है, बट आप इनके पास अब दोबारा नहीं जा सकते क्योंकि यू डोंट हैव अ रेफरेंस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। आपके पास मेरे बच्चों इन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं है। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो अब मैं एक और तरीके से, मैंने दो तरीके से साबित किया कि दोनों तरीके से इस पर्टिकुलर फंक्शन से रेफरेंस आईडी रिटर्न हो रहा है बेटे, तभी डॉट सैलरी या डॉट शो चल रहा है। अब एक और देखो बेटा मेरा प्यारा सा तरीका। तो यहां मैं आपको सिखा रहा हूं आज एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे बनाते ही आप यूज कर लेते हैं, यूज एंड थ्रो, बट आप उसका रेफरेंस संभाल के नहीं रखते। और हम ऐसा एनोनिमस ऑब्जेक्ट तभी बनाना पसंद करते हैं जब ऑब्जेक्ट को हमें अपने पूरे प्रोजेक्ट में रीयूज ना करना, केवल एक ही बार यूज करना। ठीक है, नाउ सी न्यू ईएमपी, फिर से देखो मेरे बच्चों,
ये देखो, अब आप देख सकते हैं इतना हिस्सा लिखने से प्रिंट होता है क्लास का नाम, एक ऐट सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। इतना लिखने से क्या प्रिंट होता है? क्लास का नाम, ठीक, एक ऐट सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड, ये प्रिंट होता है। और आप जानते हैं यार, ये तो तभी प्रिंट होता है जब हम रेफरेंस आईडी को प्रिंट कराते हैं। तो क्लास का नाम, ऐट सिंबल और अल्फा न्यूमेरिक कोड कब आता है बेटे? जब हम रेफरेंस आईडी को प्रिंट करा रहे हैं, और इतना हिस्सा लिखने से वो प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन से रेफरेंस आईडी रिटर्न हुआ, जो एसओपी के अंदर एज ए आर्गुमेंट गया और फिर प्रिंट हो गया क्लास का नाम, ऐट सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। क्लास का नाम, ऐट सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो यहाँ तीन तीन एग्जांपल लिए हैं मैंने, तीन एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाए हैं बेटे, और तीनों को आप रीयूज नहीं कर सकते, और तीनों से साबित कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन से रेफरेंस आईडी रिटर्न होता है, तभी डॉट लगा के सैलरी एक्सेस हो रही है, तभी उससे डॉट लगा के शो, और तभी यहाँ पे क्लास का नाम, ऐट सिंबल और अल्फा न्यूमेरिक कोड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और यहां मैंने एक चीज सिखाई आपको बढ़िया सी आज, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाना, जिसका हम रेफरेंस संभाल के, अगर आप उसका रेफरेंस संभाल के रख लेंगे इवन में, फिर तो आप इवन से बार बार उस ऑब्जेक्ट पे जा सकते हैं बेटा, और उस ऑब्जेक्ट को आप रीयूज कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन वाली बात? चलिए बेटे जी, तो अब हम एक कदम आगे चलते हैं। अब हमने कंस्ट्रक्टर का सारा बेस तैयार कर दिया। अभी जो कंस्ट्रक्टर है बेटे, इसे उप्स बनाने वालों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक होता है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सिर्फ कंस्ट्रक्टर दो ही टाइप के होते हैं, जबकि सी प्लस प्लस एक और चिड़िया उड़ाती है कंस्ट्रक्टर की, जिसे वो कहती है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक, वहां पर सी प्लस प्लस ने क्या किया है, अपने कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखते हुए उसका नाम दिया है, जबकि उसे बनाने के लिए हमें उस कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। तो जावा में भी मैं आपको वो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना सिखाऊंगा, उसका फायदा बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जावा में हम उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर ना कह के हम कहेंगे इट्स अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जावा कहता है हम ऊप्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जब आपने उस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास कर दिया, तो नाउ इट हैज बिकम अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाई वी गिव अ न्यू नेम टू इट? ऐसे तो हम जावा के कंस्ट्रक्टर में डाटाबेस कनेक्शन भी बनाएंगे, तो क्या उसे डाटाबेस कंस्ट्रक्टर कहें? उसमें हम जीयूआई भी बनाएंगे, तो क्या उसे जीयूआई कंस्ट्रक्टर कहें? नहीं। तो जावा प्रॉपरली ऊप्स के रूल को फॉलो करता है, और ऊप्स कहता है कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, एक पैरामीटराइज और एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दैट्स इट। और इस नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम प्रोग्रामर्स ने नाम दिया डिफॉल्ट। इस नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम प्रोग्रामर्स क्या कहते हैं बेटे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो चलो आज ये साबित करता हूं कि हम इसे डिफॉल्ट क्यों कहते हैं। फिर मैं आपको दोनों बनाना सिखाऊंगा, पैरामीटराइज भी, नॉन पैरामीटराइज भी, और फिर कहीं जाके हम कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने आपके कंस्ट्रक्टर का बेस तैयार किया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीजें कैसे एक्सेस होती हैं ये बताया है, कि ये तीन रूल क्यों बनाए गए, इसका पर्पस क्या था, सारी चीजें आपको तसल्ली से समझाई। ठीक, अब मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि हाँ भाई, इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं, इस नॉन पैरामीटराइज को। हम प्रोग्रामर से नाम दिया है बेटे, जबकि अगर आप ऊप्स की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप इसे नजर आएगा आपको, ये सिर्फ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब क्यों हम इसे डिफॉल्ट कहते हैं, चलो अब ये चीज आपको मैं अच्छे से समझाता हूं।
जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, एक क्लास बनाई शो, उसमें मेन बना दिया, तो बताइए स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट आएगी। जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, इसका मेन चलेगा, तो बताओ जल्दी से स्क्रीन पे क्या आउटपुट आनी चाहिए। देखो इसे अच्छे से बेटे जी, और मुझे बताओ कि क्या आउटपुट आनी चाहिए बेटा जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे। अरे सर हमने डिस्प्ले फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं किया। डिस्प्ले हमने फंक्शन, हाँ जी हाँ तो आगे बताओ मेरी गुड़िया, आउटपुट क्या आएगी बिटिया। सर द मेथड इज नॉट डिफाइंड इन द क्लास। कब आएगी, रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे? कब आएगी गुड़िया? कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे। चलो हमारी बेटिया ने सही आंसर दिया बेटे। ये तो प्रोग्राम ही कंपाइल नहीं होगा, आउटपुट देखना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप सबको मैंने बड़े अच्छे से ये चीज सिखाई थी बेटे कि जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो तो कंपाइलर उस फंक्शन के साथ दो काम जावा में जरूर करेगा। एक उसका एग्जैक्ट मैच ढूंढेगा, और जब एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा तो फिर उसकी यूनिकनेस ढूंढेगा। एम आई राइट? और यहाँ तो ये एग्जैक्ट मैच में ही फेल हो जाएगा, यूनिकनेस तो ढूंढना बहुत दूर की बात है। मानते हो कि नहीं मानते हो? एम आई राइट? तो ये 100% कंपाइलेशन एरर बेटा। वो कहेगा डिस्प्ले मेथड नहीं मिला, इसमें इतना सोचने की बात ही नहीं है बेटे। छोटे छोटे पॉइंट पे आप सारे देखो घबरा जाते हो, रुक जाते हो। यही एक बार बार नतीजा शो करता है कि आप अभी घर जाके मतलब क्लास के बाद कुछ भी नहीं पढ़े, खोल के भी नहीं देखते जाओ। पता नहीं क्या चाहते हो लाइफ से, इतना आसान नहीं है सक्सेसफुल होना। चलो क्या कर सकते हैं, इस बिटिया ने सही आंसर दिया, इट्स अ कंपाइलेशन एरर। क्योंकि जैसे ही हम इसे कंपाइल करेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन को जाके वो इस क्लास में सर्च करेगा, जो मिलेगा ही नहीं बेटा। उसे एग्जैक्ट मैच ही नहीं मिला तो यूनिकनेस ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। तो ये 100% कंपाइलेशन एरर है। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था। चलो तो ये बात तो साबित हो गई, आप जो भी फंक्शन कॉल करते हैं बेटे उसका क्लास में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। अब अगर मैं शो कॉल कर देता हूं, अब ये प्रोग्राम बढ़िया चल जाएगा बेटे, और स्क्रीन पे आउटपुट शो भी आ जाएगी, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़िया। बस अभी हमने एक सेकंड पहले अपने एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को साबित किया। क्या साबित किया? कि अगर आप कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो उसका क्लास में होना मैंडेटरी है, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर आएगी। लेकिन अब जरा यहाँ पे आओ बेटे, ये जो टेम्प नाम का ये जो फंक्शन है, ये जो टेम्प नाम का एक फंक्शन है, ये भी तो एक फंक्शन ही है ना, भले ही स्पेशल टाइप का हो, है तो फंक्शन। तो इसका भी तो क्लास में होना जरूरी है। इसे भी तो हम यहाँ पे न्यू के सामने लिख ही रहे हैं ना, लेकिन ये हमारी क्लास में तो मौजूद है नहीं, और कोई एरर भी नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि हमने एक सेकंड पहले इस बात को साबित किया है कि अगर आप अपनी क्लास में कोई भी फंक्शन कॉल करोगे तो उसका क्लास में होना जरूरी है। लेकिन ये टेम्प नाम का भी एक फंक्शन है, ये तो हमारी क्लास में कहीं दिख नहीं रहा, और आप इसे कॉल भी कर रहे हो और ये बढ़िया चल भी रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो ये रूल होना चाहिए कि भैया कंस्ट्रक्टर को बनाओ ना, आप अपनी क्लास में बनाओ या ना बनाओ, बट उसे कॉल कर सकते हैं। या फिर ये हमारी क्लास में मौजूद है, हमें भले ही ना दिख रहा हो, कंस्ट्रक्टर पर कंपाइलर की आंखों को दिख रहा है, और देखना भी इसे किसने है? कंपाइलर ने। तो बताइए कौन सा रूल हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि आप एक फंक्शन बना, कंस्ट्रक्टर बनाओ ना बनाओ, बट उसे कॉल कर सकते हैं? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे वाले रूल के होने के चांसेस हैं कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं हमारी क्लास में मौजूद है, और कंस्ट्रक्ट हमारे कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे ये फंक्शन नजर आ गया, और इसी वजह से उसने उससे कंपाइल कर दिया। क्योंकि ये तो दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है कि आप एक फंक्शन को कॉल करो उसे क्लास में डिफाइन ना करो, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब आप इस फंक्शन को न्यू ऑपरेटर के सामने कॉल कर रहे हैं, भले ही स्पेशल फंक्शन है, पर कॉल तो कर ही रहे हैं ना, तो इट हैज टू बी प्रेजेंट इन अ क्लास।
इसका मतलब ये हमारी क्लास में मौजूद है, कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे दिख गया और तभी उसने हमारे प्रोग्राम को कंपाइल किया, नहीं तो वो 100% कंपाइलेशन एरर फेंक देता है, नहीं तो वो 101% कंपाइलेशन एरर फेंक देता। तो अगर ये हमारी क्लास में मौजूद है तो कहां से आया और क्यों आया, कैसे आया और क्यों आया, क्योंकि हमने तो बनाया नहीं, तो फिर तो इसके पीछे डिटेल में जाना पड़ेगा। भाई साहब हमारी क्लास में आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है और क्यों डाला जा रहा है इसे हमारी क्लास में, हमने तो बनाया नहीं है। और ये भी तय है कि ये हमारी क्लास में मौजूद है तभी कंपाइलर कंपाइल करेगा, नहीं तो कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करेगा बेटे। तो इसके पीछे के पूरे क्वेश्चन का आंसर मिलता है बेटे ऊप्स के एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, ऊप्स के एक कॉन्सेप्ट के थ्रू। क्या है वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट, जरा लिखिए। के लिखो, नो क्लास कैन एग्जिस्ट, NO, no class can exist no class can exist without any constructor। ये ऊप्स का प्रिंसिपल है कि नो क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर, कभी भी कोई भी क्लास बिना कंस्ट्रक्टर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये ऊप्स बनाने वालों ने प्रिंसिपल बनाया, और पता है उन्होंने क्यों बनाया, क्योंकि बेटे जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही बनता है। तो अगर क्लास में कंस्ट्रक्टर ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया नो क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब ये ऊप्स बनाने वालों ने प्रिंसिपल बनाया तो सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसे फॉलो करना पड़ेगा, सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इसे फॉलो करना पड़ेगा। अब होता क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपनी इनबिल्ट क्लासेस बना के दी अपनी टेक्नोलॉजी की, उसमें तो कंस्ट्रक्टर डाल दिया, बट व्हाट अबाउट दोज क्लासेस जो उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोग्रामर बनाएगा, इसके लिए इन्होंने प्रोग्रामर के सर पे बम फोड़ दिया और प्रोग्रामर से कहा कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करके तू कोई भी क्लास बनाएगा तो तुझे उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। अब प्रोग्रामर ने कहा मेरी मर्जी, मैं तो नहीं बताता, कर ले मैं क्या करूं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली भाई देख बनाना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल है, फॉलो करना पड़ेगा। प्रोग्रामर कहता है भाई तुझे अपने आप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साबित करना है, मुझे थोड़ा ना करना है, मेरी मर्जी, मुझे जरूरत पड़ेगी तो बनाऊंगा, मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी मर्जी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, बना दो क्या नहीं बनाओ, क्या बना दो क्या नहीं बनाओ, क्या बना दो क्या नहीं बनाओ, अंततः प्रोग्रामर विजयी भवा। जीता कौन, प्रोग्रामर जीता। उसने कहा इफ आई नीड इट देन आई मेक इट, इफ आई डोंट नीड इट आई डोंट मेक इट। तो भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज घबरा गई भाई, उसने कहा मुझे तो उसका प्रिंसिपल फॉलो करना ही पड़ेगा, क्लास में कंस्ट्रक्टर रखना ही पड़ेगा। अब ये प्रोग्रामर का बच्चा तो अपनी क्लास में बना नहीं रहा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गई अपने कंपाइलर के पास और उसने कंपाइलर के कान में जाके कहा हे कंपाइलर, तू जब भी हमारी टेक्नोलॉजी की किसी भी क्लास को कंपाइल करेगा, तो जब भी हमारी टेक्नोलॉजी की किसी भी क्लास को कंपाइल करेगा तो उसमें कंपाइल करने से पहले उस क्लास को स्कैन कर और स्कैनिंग में चेक कर कि इसमें कंस्ट्रक्टर है या नहीं। अगर उसमें कंस्ट्रक्टर है तो चुपचाप कंपाइल कर दे और बाहर आ जा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन किंतु परंतु बट अगर उस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर तेरे को नहीं मिलता है तो तू अपनी तरफ से उसके अंदर एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंसर्ट कर। ठीक है, क्या कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपने कंपाइलर से, ये सबके लिए रूल है बेटा, सारी ही ऐसा करती है मेरे बच्चों, नॉट ओनली फॉर जावा। वो अपने सब की सब अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइलर से कहती हैं हे कंपाइलर, जब भी तू हमारी टेक्नोलॉजी की किसी भी क्लास को कंपाइल करेगा, कंपाइल करने से पहले उसे स्कैन करो, स्कैनिंग में चेक करो कि वेदर दिस क्लास इज हैविंग अ कंस्ट्रक्टर और नॉट। अगर उसमें कंस्ट्रक्टर मिल जाता है देन नॉर्मली कंपाइल करो और अपना काम खत्म करो। लेकिन अगर उस क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं मिलता है तो आप अपनी तरफ से उसके अंदर
एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंसर्ट कर दो। तो हुआ क्या, अब हम प्रोग्रामर्स को क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मिलने लगा अगर उस क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता था। तो ये कंस्ट्रक्टर हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाता था, इसीलिए हम प्रोग्रामर्स ने इस कंस्ट्रक्टर को क्या कहना शुरू कर दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसीलिए हम प्रोग्रामर्स ने इस कंस्ट्रक्टर को क्या कहना शुरू कर दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो याद रखना ये कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में तभी आएगा जब आप अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। तो एक रूल लिखिए प्यारा सा, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टर को लेके लिखो, इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर if there is no constructor and no constructor, if there is no constructor in the class, if there is no constructor in the class, then one non parameterized constructor, ब्रैकेट लिख ले, ब्रैकेट में लिख लेना डिफॉल्ट, then one non parameterized constructor, ब्रैकेट में लिख लेना डिफॉल्ट, is inserted into the class, is inserted into the class by the compiler, is inserted into the class by the compiler। याद रखना ये कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में तभी आएगा बेटे जब आपकी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। मेक इट क्लियर। ठीक, अब यहां पर मैं इसी रूल पर एक छोटा सा आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखो बेटे, अक्सर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, वो आपकी क्लास के अंदर वो आपकी क्लास के अंदर ऐसे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है बेटा, और फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और आप सब कहोगे यार डिफॉल्ट तो हमेशा ही होता है, और आप कहोगे शो आउटपुट आ जाएगी। नहीं बेटे, इट इज अ कंपाइलेशन एरर, क्योंकि जब कंपाइलर ने आपकी इस क्लास को स्कैन किया होगा तो उसे एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर नजर आ गया, तो उसने अपना वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, तो जब आप इसे, अब जब वो कंपाइल करने गया तो आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया, तो वो क्लास में डिफॉल्ट ढूंढने लगा, उसे मिला नहीं, इट्स ए कंपाइलेशन एरर। तो इस सिचुएशन में कंपाइलेशन एरर आना इस बात का सबूत है कि कंस्ट्रक्टर की भी यूनिक एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस चेक की जाती है बेटे। ठीक है, और इस बात का भी सबूत है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में कंपाइलर द्वारा तभी इंसर्ट किया जाता है जब आपकी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर ना हो। मेक इट क्लियर, जब आपकी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर ना हो तो ही कंपाइलर एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में इंसर्ट कर देता है, जिसे हम प्रोग्रामर्स क्या कहते हैं बेटे, जिसे हम प्रोग्रामर्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो आप अपने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास कर दीजिए, या
आप इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना दीजिए। लो बेटा, यस। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो ये डिफॉल्ट है ही हमारी क्लास में। और डिफॉल्ट बनने से एक और चीज साबित हो गई कि आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। है तो फंक्शन ही ना बेटे, है तो ये एक फंक्शन ही। तो इस फंक्शन के ऊपर से कुछ ही फीचर तो हटाए गए हैं, सारे थोड़ी ना हटाए गए हैं। मैंने कहा था ना, है तो ये क्लास का फंक्शन ही, बट स्पेशल है, इसमें कुछ स्पेशल फीचर डाले गए हैं, बट बाकी सारे फंक्शन के रूल तो अप्लाई किए जा सकते हैं ना इसके ऊपर। ठीक, और आप जानते हैं फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर्स कैन आल्सो बी ओवरलोडेड, उन्हें भी ओवरलोड किया जा सकता है। और देखो बेटा, कंस्ट्रक्टर का ओवरलोड हो जाना इस बात का सबूत है कि ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप कोई भी रोल अदा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रिटर्न टाइप रोल अदा करते तो शायद कंस्ट्रक्टर कभी ओवरलोड होते ही नहीं। और ये चीज मैंने लिखवाई थी, कंस्ट्रक्टर का तो रिटर्न टाइप होता ही नहीं। तो ये इस बात का सबूत है कि सच में ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप कोई रोल नहीं अदा करता। मैं पढ़ा के आया हूँ, आपको बड़े अच्छे से लिखवा के आया हूँ कि ओवरलोडिंग सिर्फ और सिर्फ बेटे आर्गुमेंट में चेंज करके ही की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट में चेंज करके। और उसके मात्र हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट बदल दीजिए हर एक फंक्शन में, या उसके डेटा टाइप। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रखने हैं तो सेम रूल हमारे इस कंस्ट्रक्टर पे भी लागू होगा। तो आप एक ही नाम के हजारों कंस्ट्रक्टर बनाइए बेटे, या तो सबके नंबर ऑफ आर्गुमेंट बदल दीजिए, और अगर सब में नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रखने हैं तो आप फिर उनके डेटा टाइप बदल दीजिए। ठीक है साहब, तो ये कहानी भी अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं। याद रखना, मैं इस लाइन को बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको गलतफहमी ना हो कि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है कंपाइलर वाला, ये हमारी क्लास में तभी आएगा जब आप कोई भी नहीं बनाओगे। अगर आपने अपना भी केवल डिफॉल्ट बना दिया तो भी कंपाइलर वाला नहीं आता। जैसे मेरे बच्चों मैंने बना रखा है, मान लिया मैं इसे हटा देता हूं, तो हमने अपना खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो जब कंपाइलर इस क्लास को कंपाइल करेगा तो उसे पहले से एक डिफॉल्ट मिल जाएगा, तो वो अपना क्यू इंसर्ट करेगा। और आगे चल के ये भी बताऊंगा कि जो कंपाइलर वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मात्र एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन क्या है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक, तो अब ये कहानी भी अब आपको समझ में आ गई है। अब आपको मुझे ये पढ़ाना होगा पहले कि व्हेन टू मेक अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, व्हेन टू मेक अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसके बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, इसके अंदर एक प्यारा सा इंटरव्यू क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। फिर मैं कंस्ट्रक्टर में सिखाऊंगा कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। फिर मैं कंस्ट्रक्टर में सिखाऊंगा कंस्ट्रक्टर की चेन बनाना। उसके बाद कंस्ट्रक्टर में मैं सिखाऊंगा आपको इनिट ब्लॉक बनाना। तो अब कहीं जाके हमारे कंस्ट्रक्टर्स के कॉन्सेप्ट आने शुरू हो। ठीक है, चलो फिलहाल तो टाइम नहीं बचा, तो कल ही कहानी शुरू करते हैं हम अच्छे से। पहले आपको सिखाएंगे पैरामीटराइज और फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों बनाना अच्छे से। चलिए कल मिलते हैं आपसे।